बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आपको एक खबर दे दें कि अडयाला जेल में लगी अदालत में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इमरान खान की जुबान बंदी का ये मामला है। ये नई पाबंदी क्यों लगाई गई और मीडिया को इमरान खान से दूर क्यों किया गया, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स, आपको बता दें कि साइफर केस में प्रोसिक्यूशन भाग रही है और जज मुस्कुरा रहे हैं, और इस मुस्कुराहट के पीछे आने वाले दिनों में किस किस्म का फैसला पाकिस्तान की इस अदालत से इमरान खान के लिए तैयार है, इसका हाल अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। और फिर एक जनरल कस्बे खा रहा है, जबकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज जो है वो अपनी सफाइयां पेश कर रहा है। इसका हाल अहवाल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत की सरजनिश क्यों की, पास बुलाकर झाड़ क्यों पलाई, और फिर आपके सवालात और आपके कमेंट्स जो आपने शेर अफजल मरवत के हवाले से हमारी पिछली वीडियो में दिए, लोग शेर अफजल मरवत के बारे में क्या कह रहे हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दें कि खान साहब पर एक नई पाबंदी आयद कर दी गई है। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस के ट्रायल के दौरान रियासती इदारों और उनके ऑफिशियल्स के खिलाफ सियासी इश्तियाल अंगेज और इसके साथ साथ जितने भी वो बयानात देते हैं, इन बयानात को देने से रोक दिया है। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की इस अदालत में और हर अदालत में इस वक्त एक इमरजेंसी इमरान खान साहब के हवाले से लगा दी गई है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और ये मामला ऐसे वक्त में हुआ जब मीडिया इमरान खान की गुफ्तगू को पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाता है। अब इस मीडियम को भी रोक दिया गया, यानी मीडिया इमरान खान से बात नहीं करेगा, सवाल नहीं करेगा। और अब जो हुक्मनामा जारी किया गया है, इसमें कहा गया कि इश्तियाल अंगेज और बयानबाजी जो है वो खान साहब नहीं करेंगे। अदालत ने इशारतन भी इस किस्म की बात करने से मुल्जिमान को रोक दिया, यानी आप इशारे में भी किसी को ये नहीं कह सकते कि तुमने बाहर जाकर क्या बात करनी है। व्यूअर्स, अदालती हुक्म में कहा गया कि मीडिया सियासी इश्तियाल अंगेज बयानिए जो रियासती इदारों और उनके ऑफिशियल्स को टारगेट करते हों वो पब्लिश ना करे। पैमरा कोड ऑफ कंडक्ट का भी अदालत ने हवाला दिया। अब व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि एहतसाब अदालत ये भी कहती है अपने फैसले में कि प्रोसिक्यूशन मुल्जमान और उनके वकला जो अडयाला जेल में दौरान समाअत मौजूद होते हैं वो भी वहां अदालत में इश्तियाल अंगेज सियासी बयानबाजी नहीं करेंगे जो कोर्ट रूम के डेकोरम को मजरू करे। फैमिली मेंबर्स और दूसरे वकला मुशीर कोर्ट में मौजूद होते हैं, वो भी बयानबाजी से परहेज करेंगे। मैं आपके सामने ना कुछ चीजें रख देता हूं और आपको समझना है अब पाकिस्तान की इन अदालतों के रवैये के बाद कि डेकोरम अदालत का कैसे खराब होता है। कोई बात करेगा सच की तो डेकोरम खराब होगा, लेकिन तुम इंसाफ की धज्जियां उड़ाओ, इंसाफ को बांदी बनाकर रोज अदालत में पेश होना पड़े और इंसाफ के कत्ल को तुम पाकिस्तान के मीडिया पर लाइव दिखाओ, तो उस वक्त जो है वो इंसाफ और अदालत का डेकोरम जो है वो खराब नहीं होता। लेकिन जब बात की जाएगी, सच की बात होगी, तो आप इमरजेंसी लगाकर इमरान खान की जुबान बंदी करेंगे। व्यूअर्स, गुज़िश्ता समाअत पर भी पाबंदी इसी तरह की लगी थी कि एहतसाब अदालत के जज शाहरुख अर्जमंद ने गुज़िश्ता समाअत में भी इमरान खान पर पाबंदी आयद की थी कि वो दौरान समाअत किसी किस्म की बात नहीं करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अगर उनको वक्त चाहिए तो अदालत ने ये कहा था कि आपको समाअत के बाद 10 मिनट दे दिए जाएंगे। लेकिन अब अदालत ने ये 10 मिनट भी वापस लेकर इमरजेंसी जो है वो अदालत के अंदर लगा दी है। व्यूअर्स, अडयाला जेल में गुज़िश्ता समाअत में भी मनपसंद 4 से 5 सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त थी, जो इमरान खान के बयानात को मिनवन नहीं, अमानतन नहीं, बल्कि किसी के कहने पर मिलावट के साथ जो है वो आवाम तक पहुंचाते हैं। और जहां जहां पर भी आपको चीज़ें हज़फ करनी होती हैं उन्हें हज़फ कर दिया जाता है। आज के हुक्मनामे से वाज़ेह होता है कि आने वाले चंद दिन के बाद इमरान खान को मीडिया से बात करने से भी रोक दिया जाएगा और ये 10 मिनट का जो इजाज़तनामा था अदालत की तरफ से ये भी वापस ले लिया जाएगा। व्यूअर्स, गुज़िश्ता समाअत से पहले जेल कमरा अदालत में शीशे की एक लंबी दीवार खड़ी कर दी गई और मीडिया को भी इमरान खान से दूर जो है वो कर दिया गया। अब कुछ सवालात हैं कि अदालत को डेकोरम आखिरकार क्यों याद आया। जब इमरान खान आर्मी चीफ का नाम लेंगे तो डेकोरम याद आएगा, ये एक फितरी सी चीज है। अदालत पर वाज़ेह तौर पर यह दबाव नजर आ रहा है कि इमरान अदालती कार्रवाई के बाद अपनी मीडिया टॉक में एस्टेब्लिशमेंट को क्यों निशाना बनाते हैं और यह परेशानी अदालत के हुक्मनामे से आया है। मैं व्यूअर्स आपको एक जो कानून की बात है वो आपके सामने रख दूं, क्योंकि व्यूअर्स आपको याद रखना है
जब अदालत के पास जब तक कोई ऐसी दरखास्त नहीं जाती मुतलका अथॉरिटीज की तरफ से, या फिर कोई ऐसा मुतासरा फरीक जिसकी शान में गुस्ताखी हो, या फिर कोई ऐसा नुक्ता जो प्रोसिक्यूशन ने उठाया हो, या फिर अगर आपने कोई दरखास्त देना मकसूद भी हो, तो फिर आपको वो दरखास्त देना पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अदालत अपने तौर पे सब कुछ कहे। इसका मतलब ये हुआ कि अदालत पर कहीं और से ऑफ द रिकॉर्ड ये प्रेशर आया और उसके बाद ये हुक्मनामा जारी किया। अगर अदालत, हमें उस कोड ऑफ कंडक्ट को भी देखना होगा। पैमरा के रूल्स की अगर बात अदालत करती है तो यकीनन क्या वो चीज़ें पाकिस्तान के मीडिया पर नशर हुई? बिल्कुल हुई। और अगर नशर हुई हैं तो फिर मुतलका फोरम ये अदालत नहीं थी बल्कि पैमरा थी। पैमरा फरीक बने, जाकर कहे कि जनाब आपकी अदालत के अंदर ये सब कुछ हो रहा है तो आप इसे रोकें। हुकूमत फरीक बने, मुतासरा फरीक जो है वो जाकर इसके अंदर फरीक बने। लेकिन जो प्रेशर इस वक्त फैसले के जरिए आया, इससे पता लगता है कि ये ऑफ द रिकॉर्ड जो है सब कुछ किया गया और अदालत इस वक्त दबाव में है। और अब जो फैसला भी इस अदालत से आएगा उस फैसले को पाकिस्तान की अवाम और कानून की कोई किताब जो है वो तस्लीम नहीं करेगी। इसीलिए मैंने लफ्ज इमरजेंसी का आज की इस वीडियो के लिए इस्तेमाल किया और अदालत के माहौल के हवाले से कि इस वक्त किस किस्म की इमरजेंसी इमरान खान की जुबानबंदी की शक्ल में यहां पर आयद कर दी गई है। व्यूअर्स, अदालत मुल्जिम का मीडिया कंडक्ट कंट्रोल क्या कर सकती है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मुल्जिम ने अपनी मीडिया टॉक में क्या कहना है और क्या नहीं कहना, अदालत की तय करेगी या मुल्जिम खुद तय करेगा? अगर अदालत अपनी गुफ्तगू में शहबाज, नवाज, जरदारी को निशाना बनाए तो ठीक, मगर अगर वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और अगर जो मुतासरा फरीक है वो ये समझता है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है तो वो जरूर अपनी आवाज को बुलंद करेगा। लेकिन शायद ये किसी तरह भी पाकिस्तान में इस अदालत को और इस अदालत के मानने वालों को यकीनन जो है उसकी इजाजत नहीं है। अब सवाल यह है कि इमरान खान को क्या पैगाम दिया गया? इस अदालती हुक्मनामे से इमरान खान को यह वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि हार्ड हिटिंग टॉक नो मोर, ऐसे नहीं चलेगा। इससे कबल अडयाला जेल में अदालती कार्रवाई की कवरेज करने वाले सहाफियों के सामने लकड़ी की दीवार कमरा अदालत में खड़ी की गई थी, जिसको इमरान खान ने अदालत से कहकर हटवाया। अब अदालत ने इमरान खान के मीडिया कंडक्ट के हवाले से बाकायदा एक हुक्मनामा जारी कर दिया है। आप इस किस्म के काम भी करके देख लें, लेकिन इमरान खान की आवाज़ और गुफ्तगू जो है वो रुक नहीं सकेगी। मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देता हूँ। मीडिया से खान साहब बात नहीं करेंगे, ठीक है, ना करें, लेकिन उन लोगों के साथ जो खान साहब बात करते हैं वो बाहर आकर इमरान खान की बात को, यानी पार्टी के लोग, वकला, वो किस तरह जो है वो आप उन्हें रोकेंगे? इमरान खान की गुफ्तगू बाहर आकर ही रहेगी, इमरान खान का बयानिया बाहर आकर ही रहेगा। और हमने पिछले कोई 8 से 9 माह यही देखा जब से खान साहब को गिरफ्तार किया गया है कि इमरान खान की गुफ्तगू रुकती नहीं है, वो बाहर जरूर आती है। और व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि रसीदें दिखाने से साइफर दिखाने तक ये कहानी है पाकिस्तान के अदालती निजाम की। इमरान खान की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत शुरू हुई और फिर शुरू होते ही एक तरह से इस केस का और इस समाअत का ड्रॉप सीन हो गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब जो हैं वो समाअत कर रहे हैं। एफआई के प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह साहब, उनके दलाइल अब इस नहज पर पहुंच चुके जहां पर सोचने का इंसान के जहन में ख्याल नहीं आता बल्कि मुस्कुराने का ख्याल इस वक्त जजेस और पाकिस्तान में आवाम और अदालत के अंदर मौजूद लोगों के जहनों में जरूर आता है। व्यूअर्स, जो दलाइल दिए गए, प्रोसिक्यूटर क्या कहते हैं कि भेजा गया साइफर ग्रेड 2 साइफर था। ग्रेड 2 साइफर का टेक्स्ट ना आगे भेजा जा सकता है और ना ही किसी एजेंसी को फराहम किया जा सकता है। इसको पढ़ने वाले सिर्फ नामजद करदा लोग होंगे और इन नामजद करदा लोगों के अलावा कोई पढ़ नहीं सकता और ना ही इसे अपने पास रख सकता है और पढ़ने के बाद वापस भेजा जाएगा। अब मिसाल के तौर पर अगर आप इसे बतौर दलील इस्तेमाल करते हैं तो फिर व्यूअर्स उस दलील का क्या हुआ कि आपने इतने अरसे के दौरान इस साइफर को वापस भेजना है? या पहले वाली दलील गलत थी या फिर यह दलील गलत है? साइफर गाइडलाइंस किताबचा तकसीम हिंद से पहले होने का इंकशाफ है। यहां पर जो सीक्रेट एक्ट था उसके बारे में भी ये कहा गया और अब जो साइफर है इसका ताल्लुक भी पाकिस्तान के मार्ज़े वजूद में आने के बाद का नहीं है बल्कि इससे पहले जो ख्याल था किसी और का और आज हम उसे इस्तेमाल करते हैं। और इसे पाकिस्तान में इमरान खान जो 1947 से पहले का वज़ीर आज़म नहीं है
बल्कि वो आज 2024 में पाकिस्तान की आवाम के दिलों का वज़ीर आज़म है, जिसके खिलाफ आप 1947 से पहले की अंग्रेज की पैदावार एक तहरीर को इस्तेमाल कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि साइफर गाइडलाइंस का किताबचा कब का है। 2003 में इस किताबचे में तरमीम की गई, यह भी बताया गया है जी। क्या ये गाइडलाइंस किताबचा 1947 से पहले का है या फिर इसके बाद का है? एफआईए प्रोसिक्यूटर इसके ऊपर अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि गाइडलाइंस बुक की जो अक्सर शिकें हैं वो तकसीम से पहले की हैं, यानी 1947 से पहले इसे लिखा गया। और व्यूअर्स, आपको यह भी याद रखना है कि उस वक्त किस किस्म की मशीनरी थी जब साइफर इस किस्म के भेजे जाते, थी भी या नहीं थी, टेलीग्राम थे, क्या था। और आज जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है, वक्त के साथ साथ हमने इन तरामीम को के ज़रिए इन कवानीन को अपग्रेड क्यों नहीं किया? आज आपको पता चल गया कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा। यार, पाकिस्तान की मईशत की तरक्की की बात तो बहुत दूर की बात है, हमने तो लिखे हुए जो मुआहदे थे, जो कवानीन थे, हम उसे अपग्रेड नहीं कर सके, तो हमने पाकिस्तान में मईशत और पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपग्रेड क्या करना है? 1964 और 2003 में जी तरमीमें हुई हैं और जो तरामीम की गई, इसके हवाले से चीफ जस्टिस क्या कहते हैं? यह बासानी कहा जा सकता है, चीफ जस्टिस के अल्फाज हैं कि गाइडलाइंस पाकिस्तान बनने से पहले के हैं। एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जी हामिद अली शाह साहब जो है ना, वो एक कंफ्यूजन का शिकार हैं। सवाल कुछ पूछा जाता है और इसका जवाब कुछ और आता है। सवाल गंदम, जवाब चना। जजेस सूरत हाल को एक तरह से ना एंजॉय कर रहे हैं और इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं। इधर से दलाइल चल रहे होते हैं और दूसरी तरफ से जज साहब दोनों जो हैं वो मुस्कुरा कर उन दलाइल का खामोशी से इस मुस्कुराहट के जरिए जवाब दे रहे हैं। अहम मुकालमा है चीफ जस्टिस के और प्रोसिक्यूटर के दरमियान। चीफ जस्टिस ने कहा कि साइफर डॉक्यूमेंट की कॉपी अदालती रिकॉर्ड में पेश नहीं की गई, यानी अभी तक जिसके ऊपर पूरे का पूरा खेल खेला गया, एक खनौना खेल खेला गया, जिसके जरिए इमरान खान को कैद नहीं बल्कि किसी ने उस दिन सही कहा था कि आप लफ्ज इस्तेमाल किया करें, हब्से बेजा में रखा गया, इमरजेंसी नाफिज करके। अब उस दस्तावेज को रिकॉर्ड पर आप क्यों नहीं लेकर आते? आप कह रहे हैं कि दस्तावेज से मुतल्लिक इस गवाह ने यह कह दिया, उस गवाह ने वो कह दिया, और दस्तावेज पाकिस्तान की किसी अदालत को जहां जहां भी ये केस चला दिखाया नहीं गया, तो फिर ये केस आगे कैसे बढ़ेगा? एफआईए प्रोसिक्यूटर जी इस पर बिलाखिर बोलते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं अभी आगे चलकर इससे मुतल्लिक आपको दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर यानी जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, रिमार्क्स दिए कि इस डॉक्यूमेंट को हम तो नहीं जानते और ना ही अदालत में रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि जिस बुनियाद के ऊपर आप इमरान खान की सज़ा का जिक्र कर रहे हैं, असल में तहरीर क्या थी, लिखा क्या गया, वो रिकॉर्ड पर मौजूद भी है या नहीं मौजूद। जस्टिस गुल हसन ने इस मौके पर जो रिमार्क्स दिए, इस तरह के रिमार्क्स कभी कभी आते हैं और इन रिमार्क्स के जरिए ये केस एक बार फिर जो है इसकी हवा निकल गई है। वो हवा भरने की कोशिश करते हैं और अदालत के दो जज साहिबान इसमें से हवा निकाल देते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने क्या कहा? वही कहते हैं कि आप कह रहे हैं, ये कह रहा है, वो कह रहा है, इसे मान लें, लेकिन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। ये तो ऐसे ही हुआ। फिर उन्होंने एक मिसाल भी दी कि कत्ल हो गया है, सीने में कुल्हाड़ी मारी, गोली मारी, फलां कह रहा है, फलां कह रहा है, लेकिन डेड बॉडी सामने पड़ी है और हमें उस डेड बॉडी को देखने की इजाज़त नहीं है। एफआईए प्रोसिक्यूटर कन्फ्यूजन का शिकार है और फिर इसी कन्फ्यूजन में उन्होंने ये कहा कि अभी मैं इस मुतल्लिक दलाइल नहीं दे रहा, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। और दलाइल शायद उनके पास थे नहीं या उन्होंने पूछना था कि दसो हुन करना किए होता। पता है क्या व्यूअर्स, मैं आपको ना इन्फॉर्मेशन की बात बुनियाद पर बता रहा हूँ कि जब ये केस अदालत में गया और प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह साहब को एंगेज किया गया, तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने ये मुकदमा इमरान खान के खिलाफ बनाया था वो आपको कुछ ना कुछ मटेरियल भी देंगे। फिर कवानीन भी आपसे डिस्कस किए जाते हैं प्रोसिक्यूटर साहब के साथ, और फिर ये किताबचे का आना, इससे पहले जो रूल्स लिखे गए, फिर उससे पहले इसको पढ़ने की इजाज़त यानी ग्रेड 2 जिसका जिक्र किया गया, ये प्रोसिक्यूटर को इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? और ये दलाइल जो है ना, इससे पहले नहीं आए। इससे पहले इमरान खान को सज़ा जल्दी में दी गई और ये जो दलाइल अब दिए जा रहे हैं ये नए सवालात थे। और सवालात तो खैर पहले भी थे, पूछे उस वक्त जज ने नहीं थे, चूंकि अपील का मामला है, ये जज पूछ रहे हैं, तो इसलिए अब इनके जवाबात जो हैं वो रात को तैयार करवाए जाते हैं और फिर हामिद अली शाह साहब जो हैं वो अदालत के सामने आकर इसका जवाब देते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, चूंकि अभी
جو پروسیکیوٹر ہے حامد علی شاہ صاحب، شاید انہیں اس کی تیاری جو ہے وہ نہیں کروائی گئی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا FIA پروسیکیوٹر سے مکالمہ ویورز میں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سائفر گائیڈ لائنز کی پیش کی گئی کتاب پر لکھا ہے کہ یہ کلاسیفائیڈ ہے۔ آپ نے کلاسیفائیڈ کتاب سے جو کچھ پڑھا وہ کچھ بھی ایسا سیکرٹ نہیں ہے، یعنی جس کو یہ بار بار کہتے رہے کہ جناب یہ کلاسیفائیڈ ہے، وہ کلاسیفائیڈ نہیں تھا، بلکہ وہ عام سی باتیں تھیں جس کو عدالت کے سامنے پڑھ کر رکھا جا رہا ہے۔ اور اگر عدالت کے سامنے پڑھ دیا آپ نے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سیکرٹ نہیں تھا، اب پوری عدالت میں یعنی اوپن کورٹ کے سامنے وہ تمام باتیں رکھ دی گئی۔ چیف جسٹس کے غیر معمولی ریمارکس بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور انہوں نے کیا کہا کہ میں نے تو اپنے فیصلے میں سائفر گائیڈ لائنز کتاب کا حوالہ دے رکھا ہے، کیا میرا فیصلہ بھی قابل احتساب ہو گیا؟ جو کچھ آپ نے پڑھا اس میں کچھ بھی سٹیٹ سیکرٹ نہیں ہے، اور انتہائی اہم ریمارکس ہیں۔ اس سے پہلے جو فیصلہ دیا گیا عامر فاروق صاحب کی طرف سے، اب وہ اپنے فیصلے کو ہی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ FIA پروسیکیوٹر اپنے دلائل کو اگلی 4-5 سماعتوں تک جاری رکھنا چاہتے ہیں، اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے۔ اور ویورز، آج کی سماعت جس طرح سے ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اسے مزید 1 ماہ تک جو ہے وہ چلایا جائے گا۔ سائفر کیس کی جو سماعت ہے وہ آئندہ منگل تک اسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اور ویورز، یہ سوال کہ کیا سائفر کیس ختم ہو چکا ہے، تو آپ کو بتا دیں کہ سائفر کیس ایک طرح سے حکومت کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ نہ ہی اسے نگلا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے اگلا جا سکتا ہے، چونکہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ایک طرف ہیں اور سائفر رولز پرانے ہیں، سائفر قانون پرانا ہے، اور ایک نئے طریقے سے اسے پیش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور سائفر اگر سامنے لایا جائے گا تو پھر سائفر کا کانٹینٹ بھی ڈسکس ہوگا، جسے جو ہے وہ ڈسکس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ غور سے اس کیس کو سنیں اور اس کی سماعت کا ہر سماعت کے اوپر جو بھی پروسیڈنگ اس وقت ہو رہی ہے، تو اگر سزا دینا عمران خان کو مقصود تھا، وہ زبردستی دی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ اگر آپ اسے ریکارڈ پر لے کر آئیں گے، 2 وجوہات ہو سکتی ہے نا، کہ اگر آپ نے اسے ریکارڈ پر لے کر آئے تو سٹیٹ سیکرٹ جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا پھر اس کے اندر جو خان صاحب باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل وہی تھی، اور اگر وہ باہر آ گئی تو کتنے لوگ اپنی نوکری سے فارغ ہو جائیں گے، بیانیے اڑ جائیں گے، حکومتیں کھڑی ہوئی ہیں، حکومتیں گر جائیں گی۔ تو اسی لیے یہ 2 وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اسے لایا نہیں جا رہا، اور پروسیکیوشن کوشش کر رہی ہے کہ شاید اسی بنیاد کے اوپر اس سزا کو اپہیلڈ کیا جائے، اور عمران خان کے خلاف جو مقدمہ ہے اسے ہم جو ہے سٹیٹ سیکرٹ بیچنے والا مقدمہ جو ہے وہ قرار دے کر انہیں غدار ڈکلیئر کریں، اور پھر ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو۔ ویورز، میں آپ کو ایک خبر اور بھی دے دوں، اور یہ خبر اس لیے بھی امپورٹنٹ تھی۔ کل شیخ افضل مروت صاحب کی ملاقات کے حوالے سے جو انہوں نے خواجہ آصف صاحب سے کی، جب وہ چیمبر سے باہر نکلے اپنے کمرے سے خواجہ صاحب کے، تو وہاں پر ایک جیو کے رپورٹر موجود تھے، تو وہ ہکے بکے رہ گئے کہ آپ اندر کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب ملاقاتیں ایسی ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کے اوپر کچھ لوگوں نے تنقید کی کہ شاید میں شیخ افضل مروت کے خلاف کوئی زہر اگل رہا ہوں۔ جناب، یہ میں زہر نہیں اگل رہا، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں، اور یہ ان کے اپنے جو حالات ہیں، ان کے اپنا کول و فیل ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ آپ نے جھپیاں نہیں ڈالنی، گلے نہیں ملنا، اور ان سے دور رہو، اور آپ جا کے ان کے کمروں میں باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ شیخ افضل مروت صاحب جا کر کریں۔ اور پھر شیخ افضل مروت صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے سعودی عرب کے حوالے سے ایک بیان دیا، اس کے اوپر سرزنش میں نے تو نہیں کی، اور سرزنش آج عمران خان صاحب نے کی، اور کیا الفاظ تھے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شیخ افضل مروت صاحب نے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی ہے، اور ایسے وقت ملاقات کی جب ان کا نام پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور پھر سعودی عرب کے حوالے سے کافی اس وقت خبروں کے اندر ہے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف میں ایک دھڑا ایک طرف ہے، شیخ افضل مروت صاحب ایک طرف ہیں، اور کچھ لوگ ان کی بات مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے۔ اور جو میڈیا سے گفتگو ہوئی ہے شیخ افضل مروت کی، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ لطیف کھوسہ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے حامد خان کا نام لیا تھا۔ حامد خان تو سینیٹرز ہیں، اور وہ چیئرمین پیک جو ہے وہ نہیں بن سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک جو ہے وہ نہیں ہے، اور ڈیل نہیں ہوگی۔ اچھا، اب یہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں، میں آپ پہلی بات جو انہوں نے ڈیل کی بات کہی ہے کہ عمران خان نے ایک آواز ہو کر یہ کہا کہ کوئی ڈیل نہیں اور کوئی مفاہمت نہیں ہے، کیونکہ پچھلے 1 ہفتے سے کچھ لوگ ایکٹیو ہیں، پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، برج بنانے کا کام کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف سے جو شرائط آ رہی ہیں کہ ابھی بھی ہم تمہاری سزا جو ہے معاف کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ ہاتھ ملاؤ۔ پتہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں پچھلے 2-3 دن سے مختلف لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اور جو مجھے وائبز ملی مختلف سورسز سے بات کرنے کے بعد، ویورز، کچھ لوگوں کو اب یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہم عمران خان کو زیادہ دیر جیل میں نہیں رکھ سکتے،
اور عمران خان پاکستان کی عدالتوں سے جب سرخرو ہو کر باہر آئیں گے تو پھر وہ بیانیہ جو خان صاحب بناتے رہے، جو خان صاحب کہتے رہے، وہ حقیقت بن جائے گا۔ اور ایسی حقیقت تو خیر ابھی بھی ہے، لیکن ایسی حقیقت جس کے اوپر پاکستان کی عدالتوں کی مہر ہوں گی، ایسے ججوں کی مہر ہوں گی جنہوں نے عمران خان کو پوری کوشش کی کہ وہ اندر رکھیں۔ سارے کا سارا بیانیہ، سارے کی ساری محنت، سارے کی ساری کوشش جو ہے وہ دھڑام سے نیچے یہ عمارت گر جائے گی۔ تو اس لیے اچھا یہ ہے کہ ہم کوشش کریں خان صاحب سے مفاہمت کی اور انہیں پیغامات بھیجے جائیں، اور یہ پیغامات بھیجنے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس سے پہلے کہ عدالتیں اپنا فیصلہ سنائیں، ہم ڈیل کر کے عمران خان کو ایک طرح سے جو ہے ان کے اس بیانیے کو کمزور کریں۔ اور پھر ویورز اس کے اوپر عمران خان نے یہ پورے کا پورا ایک ریئیکشن دیا کہ مفاہمت نہیں ہوگی اور ڈیل بھی کسی صورت جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے۔ خان صاحب نے قوم کے لیے ضروری ہے یہ پیغام دیا کہ اپنی اڑان بھرے، پہلے 8 فروری پھر 21 اپریل کو ہمارے مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا۔ عمران خان نے اب یہ جو شیر افضل مروت کے حوالے سے بہت سارے دوست مجھ سے ناراض ہو گئے، لیکن آپ ذرا نا خود اس کو انالائز کریں اور خود اس بات کا تعین کریں کہ آپ شخصیات کو پسند کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں عمران خان کے علاوہ اور ان کے کچھ دوستوں کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے سارے لوگ جو تھے وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے، اور ان لوگوں کو آپ ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اور آج جو لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو کیا انہیں شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے؟ اس وقت تک آپ کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ حالات اور واقعات یہ بتا رہے ہیں۔ خان صاحب جو بات کرتے ہیں اسے مانا نہیں جاتا اور مختلف نام جو ہیں وہ گردش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عمران خان نے سعودی عرب کے معاملے سے متعلق جو ہے شیر افضل مروت صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہیں ان کی سرزنش کی، ان کو ڈانٹ بھی پلائی، اور اس سے پہلے بھی یہ خبر آئی کہ شیر افضل مروت کے عمران خان نے سرزنش کی اور کہا کہ میں نے مروت کو کتنی بار سمجھایا ہے کہ دیکھ بھال کر بیان دیا کرے، لیکن یہ میری بات کو نہیں مانتا اور پھر غلطیاں کرتا ہے۔ اس سے پہلے نا آپ کو یاد ہوگا کہ ووٹ ڈالنے کا معاملہ جو تھا، شہریار افریدی صاحب وہ بھی اپنا ووٹ غلطی سے ضائع کرائے تھے، تو ان کو بھی ڈانٹ جو اپلائی گئی تھی۔ اب غلطیاں نہیں ہوں گی، شیر افضل مروت صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ابھی بھی پارٹی میں اختلافات چل رہے ہیں، اور صاحبزادہ حامد رضا جو کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نامزد کیے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ تو میں نے کوئی لابنگ کی ہے اور نہ ہی ڈیمانڈ اور نہ ہی کسی حکومتی عہدیدار سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے لیے کوئی رابطہ اور کوشش کی، کسی گروپنگ کا حصہ ہوں۔ میری کمٹمنٹ صرف عمران خان کے ساتھ ہے، لہٰذا برائے مہربانی مجھے کسی معاملے میں ملوث نہ کیا جائے، میں عمران خان کا ساتھی ہوں۔ کیونکہ ان کے اوپر تنقید یہ ہو رہی تھی کہ یہ جا کر خواجہ آصف کے کمرے میں آخر کر کیا رہے تھے۔ یقیناً طور پر جو میری اطلاعات ہیں ان سے یہ بھی سوال ہوا کہ تم خواجہ آصف کے کمرے میں کر کیا رہے تھے، کیونکہ خان صاحب نے تو ایک طرح سے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ تم نے ہاتھ اور کسی سے گلے بھی نہیں ملنا، تو تم جا کر ان کے کمروں میں بیٹھ رہے ہو اور بیانات دیتے ہو کہ جناب ہمیں سب کو ملنا چاہیے۔ اب خان صاحب کا موڈ کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل یا مفاہمت کسی صورت نہیں ہوگی، اور اگر ایسا کیا گیا تو پاکستان تحریک انصاف کی یہ بہت بڑی کمزوری ہوگی، جو خان صاحب نے ایک پیغام دے دیا ہے، اور عوام کے ساتھ غداری نہیں ہوگی۔ عوام کے مینڈیٹ جو انہوں نے دیا عمران خان کو، اس سے وفا ہوگی، بے وفائی نہیں ہوگی۔ عمران خان بغیر مفاہمت جو ہے کیا کام چلا سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک بیانیہ اس وقت پاکستان میں مختلف لوگ یہ بنا رہے ہیں کہ اگر خان صاحب بات نہیں کریں گے، بھائی بات کس چیز کی جائے؟ پہلے تم جھوٹے مقدمات بناؤ، یعنی مجھے ان صحافیوں پر بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ جی خان صاحب بات نہیں کر رہے، کیوں نہیں بات کرتے، معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ معاملہ عدالتوں سے بڑھاؤ نا آگے، جھوٹے مقدمات ہیں ثابت ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان جو ہے ڈیل کر کے باہر آ جائیں اور پاکستان کی عدالتیں اور ان فیصلوں کے ذریعے باہر نہ آئیں، کیونکہ پھر ان تمام لوگوں کو ایک بیانیہ مل جائے گا کہ جناب دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیل کر کے عدالتوں سے باہر آ جاتے ہیں، اور یہ تو کہتے تھے کہ ہم اندر وقت گزاریں گے، لیکن دیکھیں انہوں نے ڈیل کی اور باہر آ گئی۔ اب یہ احساس خان صاحب کو بھی ہے اور پاکستان کی عوام کو بھی ہے، اور پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ عدالتوں کے ذریعے عمران خان سرخرو ہوں اور اس کے علاوہ کوئی ڈیل جو ہے وہ نہ لی جائے۔ صرف عدالتی اور عوام کی ڈیل جو ہے وہی پاکستان تحریک انصاف کے لیے قبول ہوگی، اور وہ ڈیل صرف انصاف پر مبنی ہوگی۔ کسی کے کہنے یا کسی کے فون کرنے یا چیمبر میں کسی کے جا کر بیٹھنے کے بعد جو فیصلے آتے ہیں، ایسے فیصلوں کو پاکستان کی عوام کبھی قبول نہیں کرے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ خان صاحب مفاہمت کن شرائط پر چاہتے ہیں؟ 8 فروری والا مینڈیٹ درست کر کے واپس کیا جائے، جہاں جہاں شب خون مارا گیا۔ میں نے کچھ دن پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ کتنا آسان ہے، حلقے کھول دیں، الیکشن کمیشن کو کہیں کہ جناب حلقے کھولے، دوبارہ گنتی کرے، فارم 45 جہاں پر غلطیاں ہیں ان لوگوں کو سامنے لے کر آئیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں نے کہا جی کہ یہ کیسے ہوگا، پارلیمنٹ چل پڑی ہے۔ بھجن ایسے ہی ہوتا ہے، اسی لیے ٹرائبونلز کے اندر کبھی بھی وقت پر فیصلے نہیں آئے،
जो आप बना देते हैं और उन्हें दाखिल दफ्तर करवा दिया जाता है। एस्टेब्लिशमेंट शहबाज हुकूमत की सरपरस्ती से पीछे हटे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब इस्तीफ़ा दे दें, जो अब लाजमी हो गया, और फिर 9 मई बयानिया मुकम्मल तौर पर रोल बैक किया जाए और गिरफ्तार क़यादत को रिहा किया जाए। चूँकि अगर इसमें कुछ होता तो सज़ाएं मिलती ना, लेकिन आपने वहाँ पर क्या किया, लोगों को जो पिछले 8-9 माह से जेल में थे, आपने उनको रिहा कर दिया और बाकी जो सज़ा थी ये कहकर कि जनाब हमने इनकी सज़ा माफ़ कर दी। लेकिन इन मुकदमात को अदालतों के ज़रिए जो है वो आपने करेक्ट करवाना है, और ये जिम्मेदारी उन तमाम लोगों की है जो इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ अदालतों में मौजूद हैं। सवाल व्यूअर्स ये कि इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान की शर्तें काबिल कबूल होंगी, बज़ाहिर नहीं, इसलिए मामला अभी तक फंसा हुआ है। और आगे क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि किसी ना किसी एक फरीक को एंगेज करना होगा। इस्टेब्लिशमेंट को अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब बात आगे बढ़ाने का इशू है। और इमरान खान का बयानिया इस वक्त ये है कि वो आर्मी चीफ को फ़ौज से अलहदा करके जो है वो बात करते हैं, और इदारा और आर्मी चीफ जो है यानी जो एक्शंस हैं किसी के वो पर्सनल हैं और इसमें फ़ौज का कोई ताल्लुक नहीं है। व्यूअर्स यही हुआ ना, जनरल बाजवा साहब गए तो फिर तारीख ने उन्हें जज किया और आज तक कर रही है, और अब नौबत जो है उनके कस्बे खाने तक आ गई है। व्यूअर्स ये आज का शो था, आपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। और शेर अब्दुल मरवत के हवाले से या आप समझते हैं कि उनकी सरजनिश इमरान खान ने ठीक की या खान साहब ने गलत किया, क्योंकि आपने हमें तो कह दिया कि आप गलत कर रहे हैं और जहर उगल रहे हैं मरवत साहब के हवाले से, तो फिर ये भी बताएं कि जो आज उनकी सरजनिश इमरान खान ने की है वो उसके बारे में पाकिस्तान की आवाम की क्या राय है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।